जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका IAS PCS मोटिवेशन चैनल पे। और आज डे 14 है हमारा 5 MCQ अ डे इनिशिएटिव का, जो कि आपका 69th BPSC के लिए स्टार्ट किया गया है। और आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उस पर MCQ देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर assumed the title सिकंदर उस सानी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसने सिकंदर उस सानी का टाइटल अज्यूम किया है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिकंदर उस सानी जो है ना, बेसिकली सानी का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, सानी का मतलब होता है सेकंड। तो सेकंड सिकंदर का टाइटल जो है हमारे अलाउद्दीन खलजी ने अज्यूम किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खलजी ने, उन्होंने एक ऐसा सोचा था कि वो भी अलेक्जेंडर की तरह पूरे वर्ल्ड को कनकर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने टाइटल अज्यूम किया था सिकंदर उस सानी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, बलबन की अगर बात करें तो बलबन ने टाइटल अज्यूम किया था जिल्ले इल्लाही। ठीक है, इसका मतलब है शैडो ऑफ द गॉड। ठीक है, शैडो ऑफ द गॉड, उनका वो जो है किंगशिप थ्योरी को मानते थे। ठीक है, जिसमें कि मतलब गॉड जो है उसका जो किंग जो है वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जिले इल्लाही। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स बलबन ने किए, जैसे उन्होंने किंगशिप को रीइंफोर्स करने के लिए सजदा और पैबोज जैसे प्रैक्टिस को लाया। ठीक है, सजदा और पैबोज। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश जो है, ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत के कैपिटल को शिफ्ट करने वाले पहले रूलर है जिन्होंने इफेक्टिवली दिल्ली से रूल किया। इनको इवन खैलिफट से मंसूर भी मिला, मतलब वहाँ से रिकॉग्निशन मिला एज ए सुल्तान। ठीक है, फिर इन्होंने ही इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है इल्तुतमिश ने लाया। इन्हें स्लेव ऑफ द स्लेव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही जो हैं वो महमूद ऑफ गजनी के स्लेव थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। इन्हें दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड रूलर भी कहा जाता है। ये सबसे पढ़े, सबसे जानकार थे, लेकिन हिस्टोरियन इन्हें वाइजेस्ट फूल के नाम से भी रेफ़र करते। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो कि इनके समय से बहुत आगे थे, जैसे कि टोकन करेंसी लाया जब सिल्वर की कमी थी देश में। उसके बाद कैपिटल इन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्स दोआब में लगाया। तो इन सब कुछ रिफॉर्म्स के कारण जो है, जो कि इनके समय से काफ़ी आगे था, इन्हें हिस्टोरियंस वाइजेस्ट फूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स पे था। Now move on to question number 2. Which of the following administrative units of Delhi Sultanate are correctly matched with their head? ठीक है, एक तरफ दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके हेड मतलब प्रधान दिए हुए। ठीक है, नंबर 1 इक्ता, हेड इज़ नाइब। नंबर 2 सीख, हेड इज़ सीकदार। नंबर 3 परागना, हेड इज़ मुकद्दम। एंड नंबर 4 विलेज, गांव, हेड इज़ चौधरी। तो आपको बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली सल्तनत का जो किंगडम है वो डिवाइडेड होता था सबसे पहले इक्ता में। ठीक है, इक्ता जो होता था वो प्रोविंस होता था। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिक्स में, इक्ता जो है सिक्स में डिवाइडेड होता था। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, आज का मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है। और सीख जो है नंबर ऑफ परगनाज में डिवाइडेड होता था। ये आज के डेट का ब्लॉक समझ लो, ग्रुप ऑफ विलेज। और अल्टीमेटली परगना जो है विलेज में डिवाइड होता था। ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस में, गांव में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके हेड की, तो जो प्रोविंस का हेड होता था गवर्नर, उसे मुफ्ती या फिर वली बुलाते थे।
सीक का हेड जो होता था वो सीकदार कहलाता था, ठीक है। और जो परागना का हेड होता था उसे हम आमील कहते थे। और विलेज का हेड जो होता था उसे मुकद्दम या फिर चौधरी बुलाते थे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर अब जो हो जाएगा, इक्ता में नाइब नहीं होगा। नाइब बेसिकली इम्पॉर्टेंट एक सबसे मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में होता था, नाइब होता था। इक्ता का हेड मुक्ति और वली होगा। सीख का सीकदार सही है। परगना का मुकद्दम नहीं होगा बल्कि आमील होगा, तो ये गलत है। विलेज का चौधरी सही है, चौधरी या फिर मुकद्दम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2 and 4 ओनली, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम के बारे में ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नंबर 1, विद्यारण्य वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ हरिहर एंड बुका। विद्यारण्य जो है हरिहर और बुका के गुरु थे। नंबर 2, कल्याण मंडप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द टेम्पल्स ऑफ विजयनगर किंगडम, ठीक है। और नंबर 3, अमुक्त मर्यादा इज़ एन इम्पॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय कृष्ण देव रॉय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो आप अपने आंसर को जल्दी से मार्क कीजिए, तब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। विद्यारण्य जो थे वो हरिहर एंड बुका जो कि विजयनगर किंगडम के फाउंडर हैं और संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। शायद इसीलिए किंगडम का नाम इन लोगों ने उन्हीं के नाम पे विजयनगर किंगडम भी रखा। स्टेटमेंट 2 जो है, कल्याण मंडप जो है वो विजयनगर के टेम्पल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप विजयनगर टेम्पल्स, विजयनगर से पहले जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे जो है मेल और फीमेल डेटी दोनों जो है गर्भगृह, मेल प्लस फीमेल डेटी दोनों गर्भगृह में रहते थे, ठीक है। लेकिन विजयनगर टेम्पल्स के बाद से क्या हुआ कि जो फीमेल डेटी को जो है, मेल डेटी गर्भगृह में रह गए और फीमेल डेटी के लिए एक स्पेशल श्राइन बनाया गया जिसे हम अम्मान श्राइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर किसी स्पेशल ओकेज़न पे इन दोनों मेल और फीमेल डेटी को एक साथ लाया जाता था और उनका मैरिज होता था, जिसे हम जिसे मैरिज को कल्याण भी बोलते हैं। तो इसलिए कल्याण जिस श्राइन में उनका मैरिज होता था उसे कल्याण मंडप बोलते थे, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो राया गोपुरम, ये बहुत बड़े बड़े गोपुरम्स गेट होते थे इन टेम्पल्स के, उन्हें राया गोपुरम्स बोलते थे, ठीक है। और जो बहुत सारे जो हॉल्स होते थे उसमें हॉर्स के पिलर पे हॉर्स के स्कल्पचर रहते थे जिसे हम लोग यली स्तंभ भी बोलते थे। ये भी विजयनगर किंगडम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 जो है, अमुक्त मर्यादा इज़ एन इम्पॉर्टेंट, अमुक्त मर्यादा जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया संस्कृत का इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये गलत है, ठीक है। अमुक्त मर्यादा जो है वो संस्कृत नहीं तेलुगु का इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसे तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, which of the following terms of Mughal period refer to an agricultural land cultivated every year? ऑप्शन ए परौती, ऑप्शन बी काचर, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी पोलाज, ठीक है। आपको बताना इन चारों टर्म्स में से कौन सा टर्म वो है जिससे वैसे खेत का पता चलता है जिसे हर साल जोता जाता था, ठीक है, कल्टिवेटेड एवरी ईयर। तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी पोलाज। देखोगे आप जो मुगल काल में है लैंड को 4 पार्ट में बांटा गया। पहला था पोलाज, वो जो हर साल कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ठीक है, जिसे हम हर साल कल्टिवेट करते थे, जिसे हर साल कल्टिवेट किया जाता था उसे पोलाज लैंड बोला जाता था। उसके बाद आता था परौती लैंड, ये वंस एवरी सेकेंड ईयर कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है।
मतलब 2 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता था। उसके बाद जो आता था काचर लैंड, वंस एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल में एक बार कल्टीवेट होता था, उसे काचर लैंड बोलते थे। और बंजर बेसिकली वेस्ट लैंड जो इनफर्टाइल लैंड होता था, इसमें मोर देन 5 ईयर्स, 5+ ईयर्स के बाद जो है वंस कल्टीवेट होता था, उसे बंजर लैंड बोलते थे। ठीक है, तो ये लैंड का डिस्क्रिप्शन है जो मुगल काल में था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। मकतूबत्स आर द कलेक्शंस ऑफ डायलॉग्स बिटवीन द सूफी सेंट्स। Statement B, Abhangs are the devotional poetry of North Indian Bhakti saints. Statement C, Bhakti and Sufi saints used to compile their writings in Sanskrit or Urdu. And option D, Guru Granth Sahib also contains the teachings of Sufi saint like Baba Farid. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा मकतूबत के बारे में कि वो सूफी सेंट्स के डायलॉग्स के कलेक्शन को बोलते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सूफी सेंट्स का आप देखोगे तो ये जो डायलॉग्स का जो कलेक्शन जो है ना, उसे तीन सूफी सेंट्स का लिटरेचर जो है 3 पार्ट है। ठीक है, पहला है मलफुज्जत। ठीक है, मलफुज्जत जो है वो बेसिकली डायलॉग्स का कलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो मकतूबत, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मकतूबत, ये मकतूबत क्या होता है, ये बेसिकली जो लेटर्स होता है जो कि सूफी सेंट अपने डिसाइपल या फिर एसोसिएट्स को लिखते हैं, उसे बोलते हैं। और तीसरा जो लिटरेचर होता है वो तजकीरा होता है, ये बायोग्राफीज़ ऑफ सूफी सेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन से लिटरेचर हो गए, मलफुज्जत जो कि डायलॉग होते हैं सूफी सेंट्स के, मकतूबत जो कि लेटर्स होते हैं सूफी सेंट के जो अपने वो डिसाइपल और एसोसिएट्स को लिखते हैं, और तीसरा हमारा तजकीरा होता है जो कि उनके बायोग्राफीज़ को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा कि अभंग जो है वो नॉर्थ इंडियन भक्ति सेंट्स के भक्ति पोएट्री को बोलते हैं, ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि अभंग जो है वो आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडियन नहीं, वो मराठा रीजन, ठीक है, मराठा रीजन के सूफी सेंट्स के डिवोशनल पोएट्री को बोलते हैं। इसमें जैसे इम्पॉर्टेंट अगर सेंट्स की नाम लूँ तो मैं जैसे एक नाथ हो गए, तुकाराम हो गए, इन लोगों ने बहुत सारे अभंग्स का कंपाइलेशन प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये बेसिकली डिवोशनल पोएट्री होते थे। ऑप्शन सी जो है भक्ति एंड सूफी सेंट्स यूज टू कंपाइल, मतलब भक्ति और सूफी सेंट्स का जो राइटिंग है वो संस्कृत या उर्दू भाषा में होता था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है भक्ति और सूफी सेंट का जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें लिखते थे, जैसे मराठी में, कन्नड़ा में, इस तरीके से जो अलग उड़िया में, असामी में, तो इस तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र के अलग भाषाएं हैं उनमें वो लिखते थे ताकि इन भाषा इसे आसानी से आम लोग पढ़ लिख समझ सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन टी ऑटोमेटिकली सही है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो बेसिकली सिख गुरुओं के कंपाइलेशन है। अधिकतर इसमें गुरु नानक देव जी का जो उनका जो हिम्स है, जिसे हम लोग शब्द बोलते हैं, अधिकतर तो शब्द हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे गुरुओं का भी, सूफी संत और भक्ति संत का भी इसमें टीचिंग्स है। जैसे सूफी संत में बाबा फरीद हो गए, जिन्हें गंजे शक्कर भी बोलते हैं, उनका टीचिंग्स इंक्लूडेड है। फिर कबीर के दोहे, कबीर के टीचिंग्स इंक्लूडेड है। फिर आप देखोगे जो मराठा रीजन के हैं नामदेव, उनका नामदेव जो इम्पोर्टेंट सेंट है, उनका भी टीचिंग्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो दिस वाज इट द सेशन फॉर आवर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।